बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जस्टिस एनवी रमन्ना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी कमेटी ने, इनके नेतृत्व में बने हुए पैनल ने साथियों हाल ही में एक निर्णय सुनाया। आपको ये सुनना चाहिए कि आज क्या है ना साथियों, मतलब शायद ऐसा है कि 2-3 विषय काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। हो सकता है आप जिस इंटेंशन के साथ में बैठे हो क्लास के अंदर, उसमें से आप में से कुछ लोगों को मजा इतना ना आए कि यार ये क्या पढ़ा रहे हो सर आप, लेकिन ये विषय आपके सामाजिक मुद्दों में काउंट होते हैं। यूपीएससी के सिलेबस में ये सामाजिक मुद्दे लिखे हुए हैं, समाज शास्त्र के अंदर महत्वपूर्ण विषय हैं, आईपीसी की धाराएं आपके इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए आप इस विषय को गंभीरता से सुने और इस पर भी इस सवाल का अंत होने पर अपनी राय लिखें, भले ही आंसर में लिख दें या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कुछ भी आप अपने द्वारा क्लास खत्म होने के बाद जरूर लिखें। ठीक है, आइए ध्यान से सुनते हैं। दहेज हत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलिए चर्चा करते हैं। साथियों, हाल ही में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमन्ना जी, उनके नेतृत्व में एक पैनल बैठा और उन्होंने दहेज के कारण जो हत्याएं होती हैं उस पर एक बहुत ही लैंडमार्क टाइप का, लैंडमार्क तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी इस पर काफी सारा काम हो रखा था, लेकिन एक क्लैरिटी ऑफ थॉट दी। और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है ना, वो धारा 304B के अंदर दी गई। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को इन धारावारों का मतलब ना पता हो। मैं एक एक चीज को बहुत मतलब खोलकर समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप इस विषय पर अपनी समझ भी विकसित कर सकें, और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर समझें। आइए देखते हैं। साथियों, न्यूज को समझने से पूर्व मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। हम में से कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है या फिर विदेशी कोई यहां पर आया हुआ है, यदि वो अपराध करता है तो उसके अपराधों पर सजा क्या होगी, इसके बारे में इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है। ये इंडियन पीनल कोड क्या है? क्या ये भारत का संविधान है? जी नहीं, भारत का संविधान तो हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया है। इससे पहले, अगर हम उससे पहले की बात करते हैं तो साथियों याद रखना, मैकाले के नेतृत्व में इन द टाइम ऑफ 1862 इंडियन पीनल कोड लिखा गया था कि किस प्रकार की घटनाओं पर क्या क्या वो दिया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, उस समय की भारतीय दंड संहिता आज तक चल रही है। अंग्रेज चले गए लेकिन दंड संहिता वो वाली आज भी चल रही है, क्योंकि उस समय भी जब आईपीसी लिखी गई थी तो उसे काफी विस्तार से और सोच समझ के लिखा गया था। नंबर 1। उसके बाद में जब और जरूरतें लगी तो फिर भारत सरकार ने आजादी के बाद 1970s में जाकर के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिखा। एक तरह से वो प्रक्रिया लिखी कि किसी भी अगर अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो उसकी प्रक्रिया क्या हो, दैट इज नॉन एज सीआरपीसी। अब आप लोग कहेंगे कि सर जिस समय अंग्रेजों ने बातें लिखी, आईपीसी इंडियन पीनल कोड के माध्यम से बातें लिखी, क्या उस समय भी अंग्रेजों को पता था कि भविष्य में साइबर फ्रॉड जैसी कोई घटना होगी? क्या उस समय भी उन्हें पता था कि चाइल्ड राइट अब्यूज होंगे, बच्चों के साथ यौन दुराचार होंगे? क्या उस समय होते थे क्या? तो अंग्रेजों ने इतनी सोच समझ के चीजें लिखी थी क्या? या फिर अंग्रेजों को यह पता था कि कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होगा? क्या अंग्रेजों को उस समय भी पता था क्या? मैंने कहा नहीं। ऐसी स्थिति में हमने उस आईपीसी में परिवर्तन नहीं किया। हमको जैसे जैसे नई नई घटनाएं मिलती गई, हम और कानून बनाते हुए चलते चले गए। मतलब आसानी से इस बात को ऐसे समझिए, कई बार आप देखते होंगे आईपीसी की इस धारा के तहत तो इस अपराधी को यह सजा दी जा रही है, लेकिन उसमें लिखा होता है कि पॉक्सो एक्ट के कारण इसे यह सजा दी गई है, या फिर उसको मतलब वायलेंस एट वर्क प्लेस के आधार पर उसको यह सजा दी गई है। कहने का अर्थ क्या है? जो आईपीसी में लिखी गई बातें थी वो तो आज तक वैलिड है, लेकिन जो बातें छूट गई थी उसके लिए सरकारों ने आने वाले समय पर नए नए कानून बनाए, जिनमें से पॉक्सो एक्ट भी शामिल है। क्लियर? यहां तक की थॉट समझ में आ गई? चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं। साथियों, अंग्रेजों के समय पर ही दहेज को लेकर के धाराएं लिख दी गई थी। मतलब आईपीसी की जो धाराएं थी उनमें आईपीसी की धारा 304B, उसमें दहेज के कारण, अच्छा ये दहेज क्या होता है आप और हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं, लेकिन फिर भी आप सुनना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात यह है जनाब कि लड़के को लगता है कि वो लड़का होकर के इस दुनिया में एहसान किया है। ऐसी स्थिति में लड़की जब ब्याह करके आपके साथ आए तो वो अपने आजीवन आपके साथ रहने का खर्च पहले दे और फिर वो आपके साथ रहे। यानी कि महिला जब आपके साथ हो तो वो चूंकि मायका छोड़ के आपके साथ आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ जीवन व्यतीत करे,
इसका वो खर्च दे। यही मानसिकता जो है ना, यही दहेज का रूप ले लेती है। या आपको लगता है कि आप तो बड़े लाड साहब बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, अब आप अधिकारी बन गए लेकिन किसी सामान्य महिला से आपका विवाह हो रहा है, सामान्य बालिका से आपका विवाह हो रहा है, तो आपको लगता है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है इसकी वैल्यू समाज लगाए, ये दहेज है। साथियों, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी यही अपेक्षा जो आपके समाज से, आपके शरीर में आई है, आपके दिमाग में आई है, यही एक्सपेक्टेशन उस बच्ची पर जो आपके साथ विवाहित होकर के जीवन जीना चाहती है, एक परिवार को बसाना चाहती है, उसके लिए काल का ग्रास बन जाती है। क्योंकि परिवार के सदस्यों के द्वारा, विशेष रूप से इन-लॉज के द्वारा, इन-लॉज बोले तो ससुराल पक्ष के द्वारा, उस महिला के ऊपर बहुत सारी प्रताड़नाएं की जाती हैं। प्रताड़ना इस बात की कि लड़का तो इतना डिजर्विंग था, तुम लोग जो हैं वो केवल रुपया नारियल दे करके विवाह कर लिए, तुम्हारे पिताजी ने हमें ठग लिया। या फिर इस तरह की मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं कि तुमने कमिट तो किया था कि बाइक में बुलेट दोगे, लेकिन ये तुमने मारुति 800, ये तुमने जो है हीरो होंडा पकड़ा दी। हमने तो सोचा था कि तुम फॉर्च्यूनर गाड़ी दोगे, हमको तुम मारुति 800 पकड़ा दिए। ये जो बातें हैं ना, ये मेंटल हरेसमेंट है। हम में से समाज की जो व्याख्या करने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी मानसिक अवसाद को वैल्यू ही नहीं दी। उन्हें लगता है कि अवसाद एक ही प्रकार का होता है। अवसाद का मतलब जब तक ससुराल में मार कुटाई नहीं मच रही है, तब तक तो कोई भी डौरी के मामले में प्रताड़ना ही नहीं हुई है। समाज में व्याख्याएं बदलती चली गई। आज की जो व्याख्या है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है, अवसाद कैसा भी हो, परेशानी कैसी भी हो, वो मानसिक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर मानसिक अवसाद के कारण यदि महिला दहेज की तानों के चलते या दहेज के इन कारनामों के चलते अगर वो मृत्यु को प्राप्त होती है, तो यह घटना भी दहेज हत्या में काउंट की जाएगी। देखिए क्या था, मैं आपको एक कानून पढ़ाता हूं, तब जाकर के आप इस बात को समझ पाएंगे। एक बार एक कानून पढ़ते हैं अपन, आइए। भारत में संविधान की धारा 304B में एक लाइन लिखी है डॉरी के ऊपर, एक दहेज के ऊपर लाइन लिखी है 304B के अंदर, इंडियन पीनल कोड में क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखिए, वेयर द डेथ ऑफ ए वुमन कॉज्ड बाय एनी बर्न और बॉडीली इंजरी अकर्ड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी महिला की मौत जलने से या फिर उसके शरीर पर किसी घाव से अगर हुई है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, यानी शादी के 7 साल के भीतर भीतर किसी महिला की या तो जलने से या शरीर पर किसी घाव से या फिर किसी अन्य कारण से, मतलब शरीर पर इंजरी से उसकी 7 साल के भीतर भीतर मौत हुई है, इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ। अब इस शब्द को ध्यान से समझना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, क्या होता है, आप में से कुछ लोग लगता है अजी अंग्रेजी की तो बात है, इसको आसान भाषा में समझा दो। मैं आसान भाषा में समझाने के लिए पहले कानून सिखा रहा हूं आपको। कानून क्यों सिखा रहा हूं यह भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि दहेज प्रताड़ना से संबंधित आपके जो नियम है ना, इस सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टेट पीसीएस में भी है और यूपीएससी में भी है, ध्यान से सुनिएगा। और आप में से बहुत से विद्यार्थी जो यूपीएसआई की या स्टेट एसआई की तैयारी करते हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, उनको यह सब पढ़ना होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। Soon before her death, she was subjected to cruelty and harassment by her husband, उसके पतिदेव के द्वारा, और any relative of her husband। ध्यान से सुनिएगा, she was subjected to cruelty, यानी कि उसके ऊपर अत्याचार हुए, harassment हुआ, और ऐसी स्थिति में वो harassment या तो उसके पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा किया गया। और ऐसी कनेक्शन जो है, इस बात का जो संबंध है, अगर यह डॉरी से यानी कि दहेज से बैठता है, तो इसे डॉरी डेथ कहा जाता है। यानी कि 304B के अंदर जो व्याख्या दी गई है, वो दहेज के कारण हुई मृत्यु की दी गई है। मुसीबत क्या है, अब मैं आपको वो सिखाता हूं। हुआ क्या साहब, एक घटना है 1997 की, तत्कालीन बिहार राज्य के अंदर साथियों एक महिला की मौत हो जाती है। 1997 की बात है, बिहार राज्य की। बिहार राज्य की बात यह है कि साहब एक केस था जिसके बारे में निर्णय यह सुनाया गया है। उसमें यह था कि लड़की घर छोड़कर के चली गई, घर छोड़कर चली गई। प्रताड़ना थी इस बात की कि उसको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। लड़की घर छोड़कर चली गई। घर छोड़ने के कुछ दिनों बाद एक नदी के किनारे उस लड़की का कंकाल पड़ा हुआ मिला। दो बातें प्रूव होती हैं, चूंकि लड़की घर से दूर चली गई थी, इसका मतलब इन-लॉज ने तो उसकी हत्या नहीं करी,
ध्यान से सुनना, इस बात को क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यह केस ही है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, और आप जिस समाज में रहते हैं उसको यह जानकारियां भी होना जरूरी है। केयरफुल रूप से सुनिएगा इन सब बातों को, संवेदनशील बनिए। आज बहुत सारे संवेदनशील विषय हैं, इसलिए मूड भी थोड़ा सा ऐसा हो रखा है, स्ट्रेसफुल, तो इसलिए आप सुनते चलें। तो जनाब बात यह है कि वो बच्ची जब घर छोड़कर चली गई और वह जो है उसका कंकाल नदी के किनारे पड़ा मिला, तो ऐसी स्थिति में उसके ससुराल वालों पर जो केस हुआ, वह केस कोर्ट ने डॉरी डेथ का केस बना दिया। अब डॉरी डेथ के केस में ये जो धारा 304B है, इसके अंदर अगर किसी को बुक किया गया, पकड़ा गया, तो उस ससुराल वाले पक्ष का जो वकील है वो दलील देता हुआ फिर रहा है कि सर एक बात बताओ, लड़की घर छोड़ के चली गई, उसकी डेड बॉडी कई दिनों बाद मिली, ऐसी स्थिति में जो कोर्ट के जो आईपीसी के अंदर धारा लिखी हुई है, सून बिफोर हर डेथ, यानी कि उसकी मौत से पहले अगर इस बात का प्रमाण मिलता है कि उसके साथ अत्याचार हुआ था, हरेसमेंट हुआ था, तो ही तो इसे डॉरी डेथ कहोगे। इसे आप हमारे जो आरोपी आपने बना रखे हैं, इनको डॉरी डेथ में क्यों कंसीडर कर रहे हो? तो आप इसको सजा का प्रावधान देते हो, क्यों साहब? माफ करो हमारे इस व्यक्ति को। तो अर्थात जो बचाव पक्ष है वो कहना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था? वो कहना चाह रहा था कि साहब आपके कानून में लिखा हुआ है कि किसी भी निर्दयता के कारण, हरेसमेंट के कारण, क्रुएलिटी के कारण मौत हुई हो तो ही तो उसे काउंट करोगे। यह तो प्रूव ही नहीं होता, क्योंकि लड़की तो खुद छोड़ के चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट को यही व्याख्या करनी थी कि ये जो सून शब्द है ना, ये कितना सून है भाई, नजदीक, जल्दी, ये कितना जल्दी है। आज एक बात बताइए, जल्दी का मतलब क्या है? अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूं 9:06 पर, अभी 9:08 होने वाले हैं, इसे आप सून कहेंगे? या मैं आज हूं और कल की बात को सून कहूंगा? मैं सून कहूंगा किसे? ये जो अंग्रेजी का शब्द है ना सून, इसका मायना क्या है? इस बात को लेकर के केस कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने जो परिभाषा दी वही परिभाषा लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एनवी रमन्ना जी की बेंच बैठी और उस बेंच ने इस बारे में जो व्याख्या दी ना, वो अल्टीमेट थी। उसने कहा कि अब तक तो निर्णय हुए थे, वो इस बात पर हुए थे कि मारने वाले अगर ससुराल वाले हैं, जैसे कई बार लड़कियों को दहेज के लालची लोग जला देते हैं, गला घोट के मार देते हैं, पीट पीट कर मार देते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों कि देश के अंदर जो क्रुएलिटी है वुमन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो क्रुएलिटी है, उसके आंकड़े इस साल वर्ष 2020 का आंकड़ा दे रहा हूं मैं। रिपोर्टेड केस जिसमें दहेज प्रताड़ना के कारण बच्चियों की मौत हुई, वो संख्या 7000 है। 2020 के एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो रिपोर्टेड न्यूज है, 7000 लोगों को ऐसे ही मार दिया गया ससुराल वालों के द्वारा। तो बड़ा सवाल यह था कि सब मार दिया गया, उसको तो आपने डॉरी डेथ में ले लिया, लेकिन मानसिक रूप से कोई प्रताड़ित है और वो खुद मर जाता है जाकर के, यानी कि सुसाइड है। देखिए कोर्ट क्या कहता है, भारत के अंदर आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। मरने का अधिकार नहीं देता तो बचाव पक्ष ये कहता है वो तो खुद लटक गई फांसी पे, वो खुद कूद गई, तो इसमें हम कहां जिम्मेदार हैं? भाई महिला जो है उसने खुद ही हत्या कर ली, खुद की खुद ही मर गई, तो हम क्या माने? इस पर व्याख्या दी कि बेटा तुमने मानसिक रूप से उसे इस घटना तक मोड़ा था, वो खुद इस तरह की घटना में लिप्त नहीं थी, उसको तुमने अपने तानों के द्वारा, अपने कमेंट्स के द्वारा इस समय तक के लिए मोल्ड किया था, इसलिए ये सारी घटनाएं सून में आएंगी। यानी कि ये जो 7 साल का कालखंड है ना, ये पूरा सून है बेटा। शादी से लेकर 7 साल का जो कालखंड है, स्पष्ट व्याख्या यही है कि यदि यह कंटिन्यूटी में मिली हुई घटना है कि तुम उसको हरेसमेंट किया करते थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे, इसका प्रमाण अगर बनता है तो इसका मतलब इसे सून ही कंसीडर किया जाएगा। अब यह नहीं है, और रूप से यह भी समझ लीजिएगा कि मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, कि किसी को आपने इतने ताने मारे, इतने ताने का मतलब तो समझ रहे हो ना, कि तुम ये नहीं करती हो, तुम ये नहीं जानती हो, तुम गरीब घर की हो, तुम ये है और फला, वो जितनी भी डायलॉग बाजी है ना जी, वो सब सून में कंसीडर की जाएगी। और ऐसे में जो नपोगे वो डॉरी डेथ के अंदर ही नपोगे।
क्लियर है? तो उम्मीद है आप लोगों को इस बात का महत्व समझ में आया हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया वो किस तथ्य के दायरे में किया, यानी डॉयरी का जो मीनिंग है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या भारत के मतलब आईपीसी के अंदर डॉयरी जो है उसकी व्याख्या है? बिल्कुल है। और भारत में डॉयरी की जो व्याख्या है ना, दहेज की जो व्याख्या है, वो डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत सेक्शन 2 के अंदर दी गई है। जो भी विद्यार्थी किसी भी जुडिशियरी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस इसकी स्टेट पीसीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वो इस तथ्य को याद कर ले। पूछा जाने वाला तथ्य है कि इसकी व्याख्या कहां की गई है। तो जस्टिस एनवी रमन्ना ने सेक्शन 304 का जो है वो हवाला देते हुए क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टाइम इट शुड बी कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूटी का प्रमाण मिलता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी से तो इसको काउंट किया जाएगा। यहां पर ये सारी की सारी बातें की। तो यानी एक प्रकार से इस फैसले में जो सबसे शानदार बात कही गई वो डेथ और हरेसमेंट के बीच का जो टेन्योर था उसको ब्रिज करने की, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, ये चीज निकल करके आएगी। तो उम्मीद है कि आपको सून बिफोर हर डेथ जो शब्द है इसका मायना आप भी समझ गए हो। और भैया पढ़े लिखे लोग बनो यार, महिलाओं का सम्मान की हम बात कहते हैं, अगर हो जाए तो देख लो यार, बाकी तुम्हारी मर्जी दादा, क्या ही समझा सकते हैं। ठीक है ना? तो दहेज के बारे में सारी जानकारियां हमने जो बाकी हैं वो आपको दे दी हैं। दहेज प्रताड़ना अधिनियम जो है वो इसके अंदर ये सारी बात की गई है। चलते हैं आगे। फिलहाल के लिए इस पर भी आपकी कोई ना कोई राय जरूर होगी, और इस राय के अंदर आप क्या मानते हैं जानते हैं वो आप अपने द्वारा लिखते रहिएगा, हो सके तो सुधर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। सेशन को अगर आपको ठीक लग रहा हो तो इसे शेयर भी करिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर एक और संवेदनशील विषय। आज आपको जान के हैरानी होगी कि गलती से ये 3-4 न्यूज एक साथ ऐसी थी आज जब हम कवर करा रहे थे, और उस समय 3-4 न्यूज को पढ़ते पढ़ते मेरा खुद का दिमाग, आप मेरे को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देख सकते हैं, है ना? क्योंकि समटाइम्स घटनाएं हमारे सामने होती हैं, लेकिन उन घटनाओं को जब आप वापस से साक्षात्कार कर रहे होते हैं, आप उनको पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ते पढ़ते इतना हैंगओवर हो जाता है। आपको पढ़ाने से पहले मुझे खुद भी तो ये सब पढ़ना होता है ना। और वो जिस तरह से आप अभी तनाव में होंगे, शायद आप में से कुछ लोग तनाव में पहुंच भी गए होंगे इन सब बातों को सुन के। ऐसी स्थिति में ये तनाव आना लाजमी है, आप पर भी आएगा, इंसान हूं मैं भी। और ऐसी स्थिति में भाव थोड़े बदल जाते हैं। मतलब मैं चाह करके भी चीयर नहीं कर पा रहा हूं, चाह करके भी हंस नहीं पा रहा हूं, आपसे बोलते समय भी मतलब ऐसा चल रहा है कि एकदम न्यूट्रल चल रहा है ना, बिल्कुल फ्लैट सेशन चल रहा है। मुझे भी दुख तो है, लेकिन कोई नहीं साहब, पढ़िए। फिर एक और न्यूज है आपके सामने। उन जानकारियों में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना, तो इंडियन पॉलिटी एसएससी कैटेगरी के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा रही है। आप चाहें तो उसे डे 1 से ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एसएससी कैटेगरी के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके देख सकते हैं। यह एक फाउंडेशन बैच है, हर उस विद्यार्थी के लिए बहुत लाभदायक है जो कि जीके से डरता है, जिसे लगता है कि जीके में उसकी महारत होनी चाहिए। तो यह फाउंडेशन लेवल पर चलाया गया बैच है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबके लिए उपयोगी है। इसकी फीस जो कि लगभग 5000 है, इसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथियों, अंकित 10 रेफरल कोड से आपको रोजाना अनअकैडमी पर होने वाली जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो भी देखने को मिलती हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा रोजाना 11:15 पर ली जाती है, जिसमें बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी उस क्लास में उपस्थित होते हो, जो कि इंडियन पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सीखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कुछ नया लर्न भी करते हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो क्लास ले रहे हैं, है ना? तो साथियों, ये क्लास आज भी है। इसमें आप इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है यूपीएससी सेक्शन में हमारे साथ पढ़ना, तो उसके लिए नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर रविवार आपके लिए एक कॉम्बैट होता है, जिसमें आपको वर्थ ₹4 CR की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये एक फ्री टेस्ट है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारे सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए आप हमारा आइकॉनिक अथवा लोन ऑप्शन जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो फीस है वो आप लोगों के लिए 46,000 रुपीज में 12 महीने का कोर्स उपलब्ध है। वहीं इसी प्रकार से 12 महीने का आइकॉनिक प्लान आपके लिए 74,000 रुपीज में उपलब्ध है। आपका समय शुभ